हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर नीला। मैं फिर से आ गया हूं आपके बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल के बारे में। बेसिकली ये टॉपिक जो है वो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड है और आज का ये जो लेक्चर है मेरा पहला लेक्चर होगा बायो इन्फॉर्मेटिक्स की प्लेलिस्ट के ऊपर। तो दैट मीन्स हम बायो इन्फॉर्मेटिक्स की भी एक प्लेलिस्ट लेकर के आ रहे हैं और उसका ये है पहला लेक्चर। आज का लेक्चर मैं हिंदी में बना रहा हूँ हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल के ऊपर, और आगे आने वाला जो लेक्चर होगा इसी टॉपिक के ऊपर वो इंग्लिश में भी मैं बना दूंगा। तो ये टॉपिक जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी आता है, अपार्ट फ्रॉम दैट यूनिवर्सिटी लेवल एग्जामिनेशंस में भी आता है। काफ़ी लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझते हैं क्योंकि ये जनरली समझ में नहीं आता है, बट आज मैं कोशिश करूंगा कि आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ कनेक्ट करके आपको एक अच्छा क्लियर कॉन्सेप्ट दे सकूं कि हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल क्या होते हैं। उसको हम रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझेंगे और फिर उसके बायो इन्फॉर्मेटिक्स में भी अप्रोचेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल, इजी एक्सप्लेनेशन विद रियल लाइफ एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और यहाँ पे प्रश्न आता है कि व्हाट इज हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल। ये हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल आखिर है क्या चीज जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आपने कई बार ये सुना होगा, बायो इन्फॉर्मेटिक्स की किताबों में अक्सर ये चीज देखने को मिल जाती है लेकिन समझ में जनरली नहीं आता। तो देखते हैं ये क्या है। हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल को सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इसको अक्सर HMMs कहा जाता है। तो हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल्स आर आल्सो कॉल्ड एज HMMs, आर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स। स्टैटिस्टिकल मॉडल्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे हम स्टैटिस्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं और एक बेहतर रिजल्ट तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। आपने देखा भी होगा कि जब भी कोई रिसर्च की जाती है, जब भी कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो जब तक हम उस एक्सपेरिमेंट को स्टैटिस्टिकली एनालाइज नहीं करते तब तक हम अपने रिजल्ट्स को पक्के तौर पे कॉन्फिडेंटली नहीं कह सकते कि यस यही रिजल्ट आएगा। तो उसी तरीके से हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल भी एक तरीके का मॉडल है जहां पे जिसको आप प्रॉपरली ट्रेन करते हैं और ट्रेन करने के बाद वो स्टैटिस्टिकली डिसाइड करता है कि यस दिस शुड बी माय करेक्ट ऑप्शन, या ये जो है ये मेरा सही करेक्ट आंसर होना चाहिए। इसके बाद तो ये स्टैटिस्टिकल मॉडल है, इसको HMM कहते हैं, यूज्ड टू रिप्रेजेंट सिस्टम्स विद ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस। तो ये ऐसे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है जहां पे ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी है कि ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस, जो यहाँ पे एक शब्द आया है इसको लिखना जरूरी है, ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस। अब देखिए यहाँ पे ये ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस, जैसे कि हमारे केस में अगर हम बायोलॉजिकल सिस्टम की बात करते हैं तो सीक्वेंसेस क्या हो गए, DNA का सीक्वेंस हो सकता है, फिर प्रोटीन का सीक्वेंस हो सकता है, RNA का सीक्वेंस हो सकता है, इस तरीके के सीक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ये ऐसे सिस्टम्स को रिप्रेजेंट करता है जहां पे ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस हैं। ऐसे सीक्वेंसेस को आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ATGACAT, तो दिस इज एन ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस। ये एक सीक्वेंस है जिसको आप देख सकते हैं, इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनऑब्जर्वेबल हिडन स्टेट्स। तो यहाँ पे मे बी शायद आप देख नहीं पाए होंगे मैंने क्या लिखा है, लेट मी जस्ट रब इट डाउन, और मैं इसको थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूँ ताकि आप इसको देख पाए। मेरा कहने का यहाँ पे ये मतलब था कि जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस मान लीजिए ATGACA, इस तरीके से कुछ सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, एंड दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनऑब्जर्वेबल या हिडन स्टेट्स। कहने का ये मतलब हो गया कि ये जो सीक्वेंसेस हैं, ये जो सीक्वेंस यहाँ पे मैंने मेंशन किया, ये सीक्वेंस किसी अनऑब्जर्वेबल स्टेट से इन्फ्लुएंस होता है। अनऑब्जर्वेबल स्टेट मतलब जिसको आप देख नहीं पा रहे, जो सिस्टम के पीछे चल रहा है उसको आप देख नहीं पा रहे, अनऑब्जर्वेबल स्टेट है। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि हम देख पा रहे हैं कि कोई प्रोटीन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज हो पा रहा है, अगर आप चेक करेंगे तो बॉडी के अंदर वो प्रोटीन मिल रहा है, लेकिन किन परिस्थितियों के अंदर वो प्रोटीन मिल रहा है ये अनऑब्जर्वेबल है, आप इसको देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम के अंदर सारी चीजें हो रही हैं। तो ये हो गया, तो ये अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स या हिडन स्टेट्स यहाँ पे हो गई। In bioinformatics, they are particularly useful
फॉर एनालाइजिंग बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। तो अब यहाँ पे पहली दफा आपने देखा कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रयोग किया है। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स की ब्रांच में ये जो हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल है ये काफी ज्यादा यूजफुल है। क्यों? क्योंकि इससे हम बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को एनालाइज कर सकते हैं। वी कैन एनालाइज बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस। कौन कौन से सीक्वेंसेस को? बायोलॉजी में डीएनए का सीक्वेंस भी होता है, आरएनए का सीक्वेंस भी होता है, प्रोटीन का भी सीक्वेंस होता है। इन सभी बायोलॉजिकल सीक्वेंसेस को हम एनालाइज कर सकते हैं बिकॉज बायोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफन एग्जिबिट पैटर्न्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय हिडन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस। ऐसा क्यों है? बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका यूज क्यों है? बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका इस्तेमाल इसलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल सिस्टम में जो ऑब्जर्वेबल सीक्वेंसेस हैं ये क्या है? ये ऑब्जर्वेबल जो सीक्वेंस है वो इन्फ्लुएंस हो रहा है। किससे इन्फ्लुएंस हो रहा है? अनऑब्जर्वेबल स्टेट से या हिडन स्टेट से इन्फ्लुएंस हो रहा है। अनऑब्जर्वेबल स्टेट से ये क्या हो रहा है? दिस इज गेटिंग इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल का एक डेफिनेशन समझ में आया होगा, एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में इसका इस्तेमाल क्यों है, बायोलॉजिकल सिस्टम में इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, ये बात आपको यहां तक समझ में आई होगी। तो ये पहली स्लाइड हो गई हमारी एचएमएम के बारे में। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एचएमएम के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाली टर्मिनोलॉजी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। हो सकता है ये टर्मिनोलॉजी अभी इस वक्त तुरंत के लिए आपको उतना ज्यादा सेंस ना समझ में आए, बट मेरे साथ बने रहिएगा क्योंकि अब अगली स्लाइड में जब हम जाएंगे तो हम कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ इन चीजों को जोड़ेंगे तो आप ऑब्वियसली और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जैसा कि आपको बताया कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, यहाँ पे मैं स्टेट्स के बारे में, मैं अलग अलग जो टर्मिनोलॉजीज है मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि मैं किन चीजों के बारे में बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टर्मिनोलॉजीज। जो एचएमएम्स में टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले अगर हम देखें यहाँ पे तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेट्स। ये स्टेट्स क्या होती हैं? तो स्टेट्स के केस में सबसे पहले देखिए, दीज रिप्रेजेंट पॉसिबल हिडन कंडीशंस इन द सिस्टम। सिस्टम के अंदर जो अनऑब्जर्वेबल कंडीशंस हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया है जिसको हम बोल रहे हैं स्टेट्स। ठीक है, तो स्टेट्स क्या हो गया? दीज रिप्रेजेंट पॉसिबल हिडन कंडीशंस इन द सिस्टम। हिडन कंडीशंस जो सिस्टम के अंदर है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म इस्तेमाल किया गया है जिसको हम स्टेट बोलते हैं। अब फॉर एग्जांपल, रीजन्स ऑफ अ डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर जीन्स और रेगुलेटरी एलिमेंट्स। अब जरा सोचिए, हमको तो अगर हमसे कहा जाए कि ये एक बहुत बड़ा सा डीएनए का सीक्वेंस दिया गया है, आपको खूब लंबा सा डीएनए का सीक्वेंस है, तो आपके सामने आप ऑब्जर्व क्या कर पा रहे हो? ऑब्जर्वेबल रीजन्स क्या है? ऑब्जर्वेबल चीजें क्या है? ऑब्जर्वेबल चीजें वो हैं जिनको आप देख पा रहे हो। तो वो सीक्वेंस ऑफ डीएनए क्या है? आपका ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस है। लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर, इतने लंबे से डीएनए सीक्वेंस के अंदर कितना पोर्शन या कौन सा पोर्शन डीएनए बना रहा है, जीन बना रहा है, सॉरी, कौन सा पोर्शन प्रोटीन के लिए कोड करेगा, ये आपको नहीं पता है। यू डू नॉट नो दैट। तो ये क्या हो गया? ये अनऑब्जर्वेबल स्टेट्स है। ठीक है, तो यहां पे लिखा भी है रीजन्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट कोड फॉर जीन्स, इसके बारे में जानकारी नहीं है। या रेगुलेटरी एलिमेंट्स कौन कौन से रीजन्स बना रहे होंगे इसके बारे में भी जानकारी नहीं है। तो अगेन इसका मतलब क्या हो गया? ये स्टेट्स हो गई। नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेबल डेटा क्या होता है इसके बारे में मैंने अभी सबसे पहले बताया था, जो चीज आप देख पा रहे हैं। ऑब्जर्वेबल डेटा क्या है? ऑब्जर्वेबल डेटा मतलब जो एक्चुअल डीएनए या आरएनए या प्रोटीन का सीक्वेंस जो आपको दिया गया है वो ऑब्जर्वेबल डेटा है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो एमिशन प्रोबेबिलिटीज के बारे में जरा देखते हैं। एमिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या हो गया? द लाइकलीहुड ऑफ एन ऑब्जर्वेबल आउटकम फ्रॉम अ हिडन स्टेट। यानी कि आप हिडन स्टेट को देख करके, हिडन स्टेट से ऑब्जर्वेबल आउटकम क्या निकल सकता है उसको हम बोलते हैं एमिशन प्रोबेबिलिटीज। अगर अभी नहीं भी समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आगे जो एग्जांपल है उसमें सब समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिए, इनिशियल प्रोबेबिलिटीज का क्या मतलब है? इनिशियल प्रोबेबिलिटीज मतलब द लाइकलीहुड ऑफ स्टार्टिंग इन अ पर्टिकुलर हिडन स्टेट। जिस हिडन स्टेट से आप शुरू कर रहे हैं उसको बोलते हैं इनिशियल प्रोबेबिलिटी।
परेशान मत होइए, अभी आगे सब समझ में आएगा। और नेक्स्ट आगे बात करते हैं ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज। तो लाइकलीहुड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन हिडन स्टेट टू अनदर स्टेट, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी क्या है, एक हिडन स्टेट से दूसरे हिडन स्टेट में जाने के लिए क्या प्रोबेबिलिटी है, इसको हम लोग ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो अभी सब समझ में आएगा। तो इतनी जो टर्मिनोलॉजीज हैं, मुझे लगता है कि इनका आपको एक रफ आइडिया दिमाग में हो गया होगा। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग और बेहतर करने की जरा कोशिश करते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स को देखते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को देखते हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं, जैसे कि मान लीजिए कि आप वेदर प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप वेदर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है, और कंडीशन ये है कि इमेजिन यू आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द वेदर फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज, आगे के कुछ दिन आप वेदर को प्रेडिक्ट करने वाले हैं, बट यू कैन ओनली ऑब्जर्व सर्टेन एक्टिविटीज। आप कुछ ही एक्टिविटीज को देख पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप सारी चीजें ऑब्जर्व कर सकते हैं, नो, आप कुछ ही चीजों को देख सकते हैं। जैसे कि लाइक वेदर पीपल, वेदर मतलब ये इफ वाला वेदर है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या लोग जो हैं वो अम्ब्रेलाज कैरी कर रहे हैं या नहीं कैरी कर रहे हैं, आप ये देख पा रहे हैं, ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, बस इतना देख पा रहे हैं कि लोग जो हैं वो अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं या नहीं कैरी कर रहे हैं, आप इस चीज को देख पा रहे हैं। उसको यूज करके आपको प्रेडिक्ट करना है कि वेदर क्या है, आगे आने वाले कुछ दिनों में वेदर क्या हो सकता है, इस चीज को प्रेडिक्ट करनी है। अब एक्चुअल वेदर क्या है ये आप नहीं देख सकते, आपको ऐसी जगह पे बिठाया गया है कि आप एक्चुअल वेदर नहीं देख सकते, बस आप लोगों को देख सकते हो, उनका बिहेवियर ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक्चुअल वेदर सनी है, रेनी है, क्लाउडी है, ये हिडन स्टेट हो गया। क्यों? क्योंकि यही हिडन स्टेट जो है वो लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाला है। तो ऑब्जर्वेबल क्या हो गया, जो लोगों का बिहेवियर है, यानी कि अम्ब्रेला वगैरह वो लेकर के चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, दैट इज ऑब्जर्वेबल। हिडन क्या हो गया, जो हमें नहीं पता है, यानी कि वेदर कंडीशन क्या है, सनी है, रेनी है, क्लाउडी है, ये नहीं पता है। एंड द ऑब्जर्वेबल इवेंट्स आर पीपल कैरिंग देयर अम्ब्रेलाज। ऑब्जर्वेबल इवेंट मैंने आपको बता दिया, पीपल कैरिंग अम्ब्रेलाज, या मान लीजिए कि बहुत धूप होगी तो लोग सनग्लासेस लगाए हुए होंगे, तो ये भी एक चीज हो सकती है। अब तो यहाँ पे अगर हम सारी टर्मिनोलॉजीज को यहाँ पे समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे स्टेट्स क्या हुई, स्टेट्स मतलब हिडन स्टेट्स जो हो गई, कौन कौन सी हो गई, सनी, रेनी या क्लाउडी, क्या कंडीशन है उसको हम हिडन स्टेट बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हो गया, जो चीज हम देख सकते हैं, यानी कि जो मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, पीपल या लोग अम्ब्रेला कैरी कर रहे हैं, सनग्लासेस कैरी कर रहे हैं या कुछ भी कैरी नहीं कर रहे हैं, ये चीजें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या हो गया, ट्रांजिशनल मतलब द लाइकलीहुड ऑफ गोइंग फ्रॉम वन वेदर कंडीशन या वन वेदर स्टेट टू अनदर स्टेट। तो ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज एक वेदर कंडीशन से दूसरी वेदर कंडीशन में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दिस इज माय ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज। जैसे अभी थोड़ी देर तक सूरज चमका, उसके बाद जो है वो पानी बरसने लगा, तो सनी से रेनी में जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज। एमिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया लाइकलीहुड ऑफ पीपल कैरिंग अम्ब्रेलास और सनग्लासेस गिवन द वेदर, एग्जांपल हाई चांसेस ऑफ अम्ब्रेला व्हेन इट्स रेनी। ऑब्वियस सी बात है कि एमिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आप क्या डिड्यूस कर रहे हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर अम्ब्रेला कैरी कर रहा होगा इंडिविजुअल तो बारिश हो रही होगी, या तो बहुत ज्यादा रेनी सीजन होगा, या फिर बहुत ज्यादा जो धूप बहुत ज्यादा होगी तभी अम्ब्रेला कैरी कर सकता है। अगर बहुत विंडी होगा तो अम्ब्रेला कैरी नहीं करेगा। तो एमिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब ये हो गया कि आपकी प्रोबेबिलिटी क्या है डिड्यूस करने की, फाइंड आउट करने की, कि गिवन एक ऑब्जर्वेबल कंडीशन जो है उससे आप हिडन स्टेट को कितना अच्छी तरीके से उसकी प्रोबेबिलिटी बता सकते हो। तो ये हो गया आपका एमिशन प्रोबेबिलिटी। तो ये कुछ रियल लाइफ एग्जांपल है, रियल लाइफ एग्जांपल ये हुआ। आगे बढ़ते हैं, इसको एग्जांपल के तौर पे देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग देखें कि रेनी सीजन की बात करें, ऑन अ रेनी सीजन पीपल लाइक टू कैरी अम्ब्रेलास, तो यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेबल कंडीशन क्या हो गई, अम्ब्रेला को। रेनी कंडीशन में रेनी क्या हो गया मेरा, सनी डे, पीपल माइट वेयर सनग्लासेस, ऑब्जर्वेबल, बट द हिडन स्टेट वेदर इट्स सनी और रेनी isn't directly observed, it's inferred। अब डायरेक्टली हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि सन निकला हुआ है या बारिश हो रही है, डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, ये इन्फर कर सकते हैं।
इसको डिड्यूस किया जा सकता है, तो ये हमारा हिडन स्टेट हो गया। तो उम्मीद है कि यह चीज बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होगी पहले एग्जाम्पल से। नाउ अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा रोबोट लोकलाइजेशन। अब जैसे कि इंडिया में तो थोड़ा सा अभी धीमे धीमे करके ये आ रहा है, बट जो अब्रॉड है वहां पे काफी सारे इस तरीके के रोबोट्स जो है वो अवेलेबल है। सपोज करिए कुछ ऐसे रोबोट्स होते हैं जो घर की साफ सफाई करने में मदद करते हैं, है ना। तो ऐसे रोबोट्स को लोग लगा देते हैं घर में और वो ऐसे ऐसे मूव करते रहते हैं सरफेस के ऊपर, वो जहां जहां जाते हैं वहां पे सफाई करते हुए चले जाते हैं। तो इसको देखना है रोबोट लोकलाइजेशन के थ्रू। इन रोबोटिक्स HMMs आर यूज्ड। रोबोटिक्स में HMMs काफी ज्यादा प्रोमिनेंटली इस्तेमाल किए जाते हैं। एंड दे आर यूज्ड टू हेल्प अ रोबोट अंडरस्टैंड वेयर इट इज, यानी कि उसके लोकेशन को बताने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब जैसे ये साफ सफाई करने वाले रोबोट्स होते हैं, वो पूरे घर को मैप करके रखते हैं, यानी कि उनके सिस्टम में पूरे घर का मैप होता है और वो आइडेंटिफाई कर पाते हैं कि इस समय वो कौन से रूम में मौजूद है। उसके हिसाब से फिर वो मूव करते हुए दूसरी जगह पे जाते हैं, वहां सफाई करते हैं, थिंग्स लाइक दैट, इस तरीके की बात। तो ये रोबोट्स जो हैं वो HMMs का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि वो कौन सी जगह पे हैं। अंडरस्टैंड वेयर इट इज। तो वेयर इट इज यानी कि ये वो कहां पे है, ये क्या हो गया यहाँ पे हिडन स्टेट हो गया, क्योंकि उसको पता नहीं है कि वो कहां पे, लेकिन वो ऑब्जर्व क्या कर पा रहा है, उसके जो सेंसर्स होंगे, उस रोबोट पे जो सेंसर्स लगे होंगे वो अपने आसपास की चीजों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। जैसे कि सपोज उसके ऊपर जो सेंसर्स लगे होंगे वो सेंसर्स रीडिंग दे रहे होंगे, ऑब्जर्वेशन दे रहे होंगे। रोबोट डायरेक्टली ये देख नहीं सकता कि वो कौन सी लोकेशन पे है, बट वो इन्फर जरूर कर सकता है, वो ये जरूर अंदाजा लगा सकता है जो वो सेंस कर पा रहा है अपने सेंसर्स के थ्रू। तो यहाँ पे हिडन स्टेट्स क्या है कि एक्चुअल पोजीशन रोबोट की क्या है, कौन से रूम में है। जैसे सपोज एक बड़ा घर है, एक इस तरीके का, एक लेटेस्ट से एक घर है यहाँ पे। अब इस घर में ये मान लीजिए कि ये रूम A है, ये रूम B है, ये रूम C है और ये रूम D है। इन सारे रूम्स में वो रोबोट कहाँ पे है ये सेंस करने की कोशिश करेगा, रूम में A, रूम में B। अब ऑब्जर्वेशंस क्या है, सेंसर्स पे अलग अलग रीडिंग्स आ रही होंगी, जैसे कि सेंसर डिटेक्ट कर रहा होगा एक वॉल को या एक ओपन डोर को। इन सारी चीजों को सेंस करके वो आइडेंटिफाई कर पाएगा कि हम कहाँ पे हैं। दूसरी चीज ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटीज क्या होगी, लाइकलीहुड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन रूम टू अनदर, एक रूम से दूसरे रूम में मूव करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसको बोल रहे हैं ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। एमिशन प्रोबेबिलिटी का मतलब लाइकलीहुड ऑफ पर्टिकुलर सेंसर, एक सेंसर की रीडिंग की वजह से वो अपनी करेक्ट लोकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है, इसको बोल रहे हैं एमिशन प्रोबेबिलिटी। तीसरी चीज एग्जांपल, द रोबोट सेंसेस एन ओपन डोर। अब मान लीजिए एक ऐसी कंडीशन आई जब रोबोट ने ओपन डोर सेंस किया, ये इसकी ऑब्जर्वेशन हो गई। एंड बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा, पुराने डेटा को इस्तेमाल करके इसने ये एस्टिमेट किया कि ये लाइकली रूम ए है। क्यों? क्योंकि रूम ए के अंदर ही एक दरवाजा है, बाकी किसी भी रूम में एक ओपन डोर नहीं रहता है, सिर्फ और सिर्फ रूम ए में इस तरीके का ओपन डोर रहता है। तो वो एस्टिमेट कर पाएगा कि मेरी ये लोकेशन है। तो रूम ए को अपनी सही पोजीशन के तौर पे जज करना, ये हिडन स्टेट हुआ। ऑब्जर्वेबल स्टेट क्या हो गई? ऑब्जर्वेबल स्टेट हो गई वो जो ओपन डोर था, जिसकी सेंसर ने रीडिंग दी कि एक डोर ओपन है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये भी आपको समझ में आया होगा कि रोबोट लोकलाइजेशन की मदद से आप क्लियर कर पाए होंगे। अब बायो इन्फॉर्मेटिक्स में हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं HMMs को, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम जीन का प्रेडिक्शन करवा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स भी हैं जो जीन का प्रेडिक्शन HMM मॉडल के जरिए करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि HMMs आर कॉमनली यूज्ड टू प्रेडिक्ट लोकेशन ऑफ जीन्स इन अ जीनोम। अब ये बात आपको पता ही होगी कि जीनोम जो है वो ह्यूमन जीनोम बहुत बड़ा है और उसमें पाए जाने वाले जीन्स सिर्फ 30,000 जीन्स हैं। अब ये 30,000 जीन्स कहां कहां पे लोकेटेड हैं, प्रॉपरली एनोटेट करने के लिए हमें HMMs की जरूरत पड़ती है, हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल्स की। तो द हिडन स्टेट्स, यहाँ पे हिडन स्टेट्स क्या रिप्रेजेंट करेंगे कि वेदर अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सीक्वेंस इज अ कोडिंग रीजन, यानी कि एक्सॉन है, या नॉन कोडिंग रीजन इंट्रॉन है। हमें डीएनए या जीनोम तो मिल गया, जीनोम मेरा ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस है, लेकिन हिडन क्या हो गया कि इसमें से जो भी हम जो साइट्स देख रहे हैं, वेदर दोज साइट्स आर कोडिंग और नॉन कोडिंग, ये हिडन है। ठीक है, अब ऑब्जर्वेबल सीक्वेंस क्या हो गया, ये डीएनए हो गया। अब इसको इस्तेमाल किया एनालिसिस कर सकते हैं और लोकेट कर सकते हैं एक्सॉन्स और इंट्रॉन्स को। एग्जाम्पल है एक
एक सॉफ्टवेयर देख सकते हैं, ये जेनस्कैन करके एक सॉफ्टवेयर है एंड वाइडली यूज्ड फॉर जीन प्रेडिक्शन। ये जीन प्रेडिक्शन को के लिए इस्तेमाल किया जाता है एंड एम्प्लॉयज एचएमएम टू आइडेंटिफाई कोडिंग रीजन्स इन द डीएनए सीक्वेंसेस। तो डीएनए सीक्वेंसेस के अंदर कोडिंग रीजन्स को ये आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, तो ये मैंने एक बायोइन्फॉर्मेटिक्स का भी एक आपको एप्लीकेशन दिया। लेट अस मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस की एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। प्रोटीन सीक्वेंस के एनालिसिस में क्या होगा जरा देखिए। इन प्रोटीन सीक्वेंसेस अलाइनमेंट, प्रोटीन सीक्वेंस के अलाइनमेंट में यहाँ पे हम अलाइनमेंट की बात करने वाले हैं, यानी कि मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात करने वाले हैं। जब मल्टीपल प्रोटीन के सीक्वेंसेस हैं, जब उनकी अलाइनमेंट की बात करते हैं तो देखने की कोशिश करते हैं। इन प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट एचएमएम्स हेल्प मॉडल कंजर्व्ड रीजन्स। तो हम प्रोटीन सीक्वेंसेस में ये पता कर सकते हैं कि कौन कौन से रीजन्स जो हैं वो कंजर्व्ड हैं, विच रीजन्स आर कंजर्व्ड। तो कंजर्व्ड रीजन्स, कंजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, जो इवोल्यूशन में ज्यादा बदलाव जिनके अंदर देखा नहीं गया, जो लंबे समय तक एक ही जैसे बने रहे हैं, उनको बोलते हैं कंजर्व्ड रीजन। तो हम एचएमएम्स की मदद से कंजर्व्ड रीजन्स को, या मोटिफ भी बोलते हैं कंजर्व्ड रीजन्स को, उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक, अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज और सीक्वेंसेस। अगर सपोज करिए कि हीमोग्लोबिन है, तो हीमोग्लोबिन हम मल्टीपल एनिमल्स के प्रोटीन हीमोग्लोबिन को यूज कर सकते हैं और उस हीमोग्लोबिन में आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से मोटिफ रीजन है, कौन कौन से कंजर्व्ड रीजन है। इस चीज को आइडेंटिफाई इजीली किया जा सकता है एचएमएम के बेसिस पे। और उसके बाद हम देख सकते हैं कि ये इवोल्यूशनरी कंजर्व्ड रीजन्स हैं और प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इनका जरूर कोई ना कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा इवोल्यूशन के अंदर, तभी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहा होगा इस प्रोटीन के अंदर, इस डोमेन का, तभी ये इवोल्यूशन के दौरान इसके अंदर कोई बदलाव नहीं देखा गया। नेक्स्ट आते हैं एग्जांपल। द पीफैम डेटाबेस यूजेस एचएमएम्स टू आइडेंटिफाई कंजर्व प्रोटीन डोमेन्स। तो पीफैम एक डेटाबेस है और इस पीफैम डेटाबेस, ये पीफैम डेटाबेस भी यही काम करता है, यानी कि कंजर्व प्रोटीन डोमेन्स को आइडेंटिफाई करवाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड यूज ये हम लोगों ने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अब बात करते हैं मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट में। तो एचएमएम्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट्स, ये हो गया। और यहाँ पर भी कंजर्व्ड रीजन्स को ही आइडेंटिफाई किया जाता है सीक्वेंसेस में। एक एग्जांपल है HMMER, ये भी HMM मॉडल्स का ही इस्तेमाल करता है ताकि हमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मिल सके, फंक्शंस के बारे में अंदाजा लग सके जब हम मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट कर रहे हैं। तो पीछे में हमने प्रोटीन सीक्वेंस अलाइनमेंट देखा, प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस देखी मल्टीपल अलाइनमेंट करके, और यहाँ पर भी हम लोग मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, हमने एक नया एग्जाम्पल जरूर यहाँ पे देखा, HMMER। अब बात करते हैं आरएनए स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन की। आरएनए स्ट्रक्चर के प्रेडिक्शन का क्या मतलब है? एचएमएम्स जो है वो सेकेंडरी आरएनए स्ट्रक्चर के बारे में हमें बताते हैं। अब आपको पता होना चाहिए आरएनए के अंदर कई बार सेकेंडरी स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे कि अगर आप कहें तो हेयर पिन लूप देखने को मिलता है, स्टेम लूप देखने को मिलता है। तो इस तरीके का कई बार आपने देखा होगा आरएनए में इस तरीके का लूप देखने को मिलता है। तो अब आरएनए में सेकेंडरी स्ट्रक्चर किस तरीके का है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए भी एचएमएम मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, these hidden patterns, example loops, stems are important for understanding the RNA's function। यहाँ पे ये जो लूप या स्टेम वगैरह हैं जो फॉर्म होते हैं आरएनए का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दिखते हैं, वो हमें बताते हैं एक्चुअली कि यस कि आरएनए का फंक्शन क्या है, ये पता चलता है इससे। एग्जाम्पल, Infernal is a tool that uses convariance models, a type of HMM, to search for RNA sequence structures and alignments। तो Infernal एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जो हमें बताता है कि आरएनए स्ट्रक्चर्स के बारे में वो प्रेडिक्शन करता है और प्योरली एचएमएम बेस्ड होता है। ये बेसिकली कन्वेरियंस मॉडल्स के ऊपर काम करता है और कन्वेरियंस मॉडल जो है वो एक तरीके का एचएमएम ही है। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं रियल लाइफ एग्जांपल जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में आप यूज करते हैं, उसको देखते हुए चलते हैं। तो बेसिकली इसमें वही बातें हैं, कुछ चीजें नई हैं, आप देख सकते हैं। जैसे जीनोम एनोटेशन। जीनोम एनोटेशन का मतलब यही हो गया कि आप हिडन मार्कोनिकोव मॉडल की मदद से आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि जीनोम में डीएनए सीक्वेंसेस में कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं जो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, कौन कौन से स्प्लाइस साइट्स हैं, कौन कौन से रेगुलेटरी रीजन्स हैं। यानी कि पूरी तरीके से हम एनोटेशन करना चाहते हैं, पूरी तरीके से हम मार्किंग करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कि कौन सा रीजन क्या है। इसके लिए ये एचएमएम का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, डिजीज रिसर्च। अब डिजीज रिसर्च में क्या है, एचएमएम जो है वो म्यूटेशंस को आइडेंटिफाई करते हैं या चेंजेस
इन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई करते हैं जो डिजीजेस से लिंक्ड होते हैं। अब आपको पता होगा कि जेनेटिक डिजीजेस में क्या होता है, जीन्स में म्यूटेशन हो जाता है या आपके किसी सीक्वेंस में म्यूटेशन हो जाएगा। तो अब क्या करते हैं, एचएमएम्स की मदद से, मैंने आपको बताया भी कि एचएमएम्स जो है मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट करने में काफी बढ़िया काम करते हैं। तो जो डिजीज कंडीशन है उसका जो जीनोम है और जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उसका जो जीनोम है, इनको कंपेयर करके वो हमें आइडेंटिफाई करवा सकते हैं कि यस कौन से जीन्स ऐसे या कौन से म्यूटेशंस ऐसे हैं जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। तो ये एक यहाँ पे बात समझ में आती है। तो कैंसरस सेल्स को भी इस तरीके से हम कैंसरस जो म्यूटेशंस होते हैं इनको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ड्रग डिस्कवरी की अगर हम बात करें तो बाय अलाइनिंग प्रोटीन सीक्वेंसेस एंड प्रेडिक्टिंग देयर फंक्शंस यूजिंग एचएमएम्स, बायोइन्फॉर्मेटिशियंस कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल ड्रग टारगेट्स। तो एचएमएम्स का इस्तेमाल अच्छे ड्रग टारगेट्स को चूज करने के लिए भी किया जा सकता है। इससे ये बात समझ में आती है। तो ये हो गया यस। तो इतनी बातें मुझे करनी थी आपसे एचएमएम के बारे में, हिडन मार्कोनिकॉव मॉडल के बारे में। तो ये मेरा पहला लेक्चर था बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ऊपर। आप जरूर बताइएगा कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा और आप आगे भी किस टाइप के और कौन से लेक्चर्स देखना चाहते हैं ये भी जरूर बताइएगा, ताकि हमारे लिए आसान हो सके आपकी डिमांड के ऊपर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। और जब बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा।